आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 17वीं बीपीएससी का PYQ क्वेश्चन साइंस से करेंगे और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसके साथ करेंगे। इससे पहले मैंने बीपीएससी के लिए PYQ जो 69 से जो भी पहले हुए हैं उसका प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर डाले हैं, तो कृपया जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। तो इसमें साइंस 17वीं जो हुआ था उसको करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो कैंसिल पेपर हुआ था तो उसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले करते हैं, पहला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था तो वो क्या क्या उसकी व्याख्या करता है। तो पहला था इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी व्याख्या करता है परमाणु सिद्धांत, क्योंकि उसमें है ना द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में कि जो मास जो है उसको न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है द्रव्यमान को, ठीक। दूसरा है स्थिर संगठन का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि जो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और तीसरा था रेडियोधर्मिता का नियम और चौथा था बहु अनुपात का नियम। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम का व्याख्या हो रहा है, स्थिर संगठन का नियम में भी हो रहा है, लेकिन रेडियोधर्मिता का नियम में नहीं हो रहा है, ठीक है। और चौथा है बहु अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका भी हो रहा है। अब इसमें हम करेक्ट हो गया पहला, दूसरा और चौथा, ठीक। अब कुछ इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था? एंटोनियो लेवासिए, ठीक है। ये कब दिया था? 1789 में। और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर संगठन का नियम कौन दिया था? जोसेफ प्राउस्ट, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, प्राउस्ट ने दिया था। और बहु अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं अब लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कौन दिया था? ठीक, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, मतलब कि जो रेडियोएक्टिव होता है ना तो उसमें से अल्फा बीटा गामा किरण निकलती रहती है, तो धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, डीके हो जाता है। तो वो दिया था रदरफोर्ड और सोडी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। अब एक बार ये क्वेश्चन पूछा था रेडियो धार्मिता की खोज कौन किया था? डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो हेनरी बेक्वेल ने किए थे सर्वप्रथम, उसके बाद मैडम क्यूरी वगैरह ने किए थे, ठीक है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धार्मिकता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट बेकुरल होती है, ठीक है। अन्य यूनिट इसकी क्यूरी भी होती है, क्या होती है? क्यूरी। और एक क्यूरी बराबर कितना होता है? 3.7 इंटू 10⁻10 बेकुरल होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी की, रेडियोधर्मिता की क्या होगी? बेकुरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 17वीं बीपीएससी में, कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस, तो टेक्नोपोलिस जो शहर का नाम दिया था तो उसमें सिलिकॉन वैली है, वो एक टेक्नोपोलिस है, ठीक है। जैसे अभी है ना मेट्रोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि महानगर, तो उसी तरह से ये टेक्नोपोलिस है, सिलिकॉन वैली, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल काम होता है जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो टेक्नोपोलिस उसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो पेट में, स्टमच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है कि HCl का पीएच कितना होता है? तो पीएच मान 1.5 से 3.5 तक होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है। तो ये भोजन को पचाने
हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने, और अमाशय में जो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होता है कि इतना इसका पीएच कम है कि ये जला सकता है पेट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक स्लेश में होता है, म्यूकस की परत होती है, जो हमारे स्टमच होता है ना, पेट, ठीक, तो उसमें एक म्यूकस यानी कि श्लेष्म की परत होती है, जिससे क्या होता है कि उसी की वजह से इसमें HCl होने के बावजूद भी हमारा सुरक्षित रहता है पेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें HCl एक और काम करता है, पेप्सिन जैसे पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, और इसका काम क्या है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्रोटीन को पचाने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसको सक्रिय कर देगा, और पेप्सिन ही प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर हम 100 किलोमीटर जाते हैं, फिर अगले घंटे 50 किलोमीटर और जाते हैं, तो टोटल दूरी कितना होगी, टोटल दूरी 150 किलोमीटर होगी। तो वो 150 किलोमीटर कौन दिखाएगा, तो वो 150 किलोमीटर हमारा ओडोमीटर दिखाता है। कौन दिखाता है, ओडोमीटर, ठीक है, टोटल दूरी जो दिखाता है। और स्पीडोमीटर क्या है, तत्कालिक गति की माप। अगर हम बहुत तेज जा रहे हैं, 60 70 80 के स्पीड से जा रहे हैं, तो तुरंत दिखाएगा, फिर तुरंत ही हम अगर कम कर रहे हैं तो कम दिखाएगा, तो इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। लेकिन जो टोटल दूरी है, अगर हम 100 किलोमीटर जाने में हमको अगर कुछ दूरी 50 की स्पीड में जा रहे हैं, कुछ दूरी 100 की स्पीड में जा रहे हैं, तो स्पीडोमीटर बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्रोनोमीटर क्या करता है, समुद्र में देशांतर निर्धारित करने की घड़ी होती है। जो समुद्र यात्री होते हैं तो वो क्या करते हैं कि क्रोनोमीटर का यूज करते हैं, उसमें अपना डायरेक्शन, किस देशांतर पे हम चल रहे हैं, उससे मालूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है, तो विकिरण कहलाता है, रेडिएशन। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है, तो कैसे आती है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आयन मंडल है, ठीक, उसके नीचे मेजो स्फीयर, ठीक, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर, उसके नीचे जो होता है ट्रोपोस्फीयर, तो उस सभी लेयरों को वायुमंडल के पार करते हुए आता है, यानी कि उधर तो कोई माध्यम है नहीं, निर्वात होता है, ठीक है, तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आ जाता है, इसलिए रेडिएशन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या होता है कि ऊर्जा हस्तांतरण की 4 विधियां होती हैं, जनरली हम 3 पढ़ते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। लेकिन एक और विधि होती है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान परिवहन, यानी कि मास ट्रांसफर मेथड भी एक हीट ट्रांसफर का मेथड होता है, ठीक है। चालन में क्या होता है, जैसे हम कोई भी लोहे की छड़ लिए हैं, तो एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो ये चालन की वजह से होता है, कंडक्शन होता है इसमें, ठीक है। अब संवहन में क्या होता है, जैसे हम पानी को उबालते हैं तो पहले उबलता है, फिर गैस बन जाता है, तो वो कन्वेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब विकिरण आप देख ही रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इसे विकिरण की वजह से होता है, यानी कि द्रव गैस में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है संवहन यानी कि कन्वेंशन की वजह से होता है, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन पूछा था, कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो कम तापमान उच्च दाब पे। जो एलपीजी सिलेंडर होता है तो उसमें क्या है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, बहुत उसमें प्रेशर लगा के उसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप सिलेंडर को टच कीजिएगा तो क्या होगा, ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है। तो कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर में उसको रखते हैं गैसों को द्रवीकरण करके, ठीक है। नेक्स्ट है, उर्वरक के किस घटक का प्रयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी भी प्लांट को, पौधे को, उसमें फास्ट डेवलपमेंट कराना है तो उसमें उर्वरक फास्फोरस डालते हैं, ठीक है।
और अगर उसकी शुरुआती विकास के लिए अगर पूछता है, पौधे के शुरुआती विकास के लिए भी मतलब छोटा पौधा है तो उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन वो क्या करता है, वो भी शीघ्र विकास में उपयोग में आता है। लेकिन क्या है, ये शुरुआती विकास के लिए, ठीक है। इसमें शीघ्र विकास को प्रोत्साहन करने के लिए पूछा गया है, तो ये फास्फोरस है, ठीक। अब क्या कहता है, नाइट्रोजन भी क्या करता है, तेजी से बढ़ने और मजबूत तने और पत्तियों के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म जो हमारे न्यूट्रिएंट है उसमें क्या क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, यानी कि अति सूक्ष्म होता है, मतलब हमको कम बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है उसको माइक्रो बोलते हैं, और थोड़ा ज्यादा मात्रा में होती है तो जो उसको बोलते हैं, जैसे हमको NPK होता है ना, तो नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस ये, तो इसको हमको ज्यादा डालते हैं, DAP वगैरह यूरिया ज्यादा डालते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब ज्यादा क्वांटिटी वाला। तो वो कौन कौन सा है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो इसको पौधे में ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको हम ज्यादा डालते हैं। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट है मैग्नीशियम, ठीक। मैग्नीशियम है, इसको ज्यादा माइक्रो में इसका उपयोग होता है। अब और जो मैग्नीज होता है Mn, वो बहुत अति सूक्ष्म उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इस चीज में कंफ्यूजन होता है, मैग्नीशियम माइक्रो है और मैग्नीज जो है माइक्रो है, मतलब अति सूक्ष्म है, बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है, ठीक। और क्या क्या है जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज बता ही दिए, निकिल है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, इसको बहुत कम मात्रा में पौधों में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो जो डाइल्यूट H2SO4 तन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा NaHCO3, तो उसके मिलन से क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें उपयोग करते हैं, और ये दोनों क्रिया करके क्या निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन कमी होने के बाद जो उसमें होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आग बुझ जाता है, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि वॉशिंग सोडा या सोडा एस या सोडा साल सोडा या सोडा क्रिस्टल किसको बोलते हैं, तो इसको सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, Na2CO3 × 10H2O को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किस बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्प्लेनिक फीवर किस बीमारी को बोलते हैं, तो ऑप्शन में था एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं, प्लीहा ज्वर, स्प्लेनिक फीवर। अब एक एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे हैं कि ट्रेंच फीवर को क्या बोलते हैं, 5 डे फीवर, 5 दिन बुखार होता है, या अर्बन ट्रेंच फीवर भी बोलते हैं। ये जू से होता है, जो बालों में होता है जू, उसकी वजह से होता है ये फीवर, ठीक है। तो अगर कभी पूछ दे कि ट्रेंच फीवर क्या है, तो वो जू से होने वाला ये 5 डे फीवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विकिरणों शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे आप जाते हैं फिजियो के पास, पैर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, तो उसमें वो सिकाई करते हैं, तो सिकाई करते हैं तो वो इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उसकी वजह से जो दर्द होता है वो राहत मिलती है। अब इंफ्रारेड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल, जो टीवी रिमोट कंट्रोल या हमारा AC का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें करते हैं। थर्मल इमेजिंग जो होता है, थर्मल अगर हम जो है फोटो जो होता है उसमें करते हैं, नाइट विजन रात में देखने के लिए इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलेमाइन, जो मेलेमाइन होता है, जैसे फर्श की टाइल्स बनती है ना, तो वो मेलेमाइन
होता है। तो वो किस चीज का उदाहरण है? तो वो मेलामाइन क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। यानी कि जो हमारा ये लगता है ना टाइल्स, वो एक तरह का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि विश्व का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक कौन था? तो वो बेकेलाइट था। ठीक है, जो बेकेलाइट हमारे कुकर का हैंडल ये सब बनाने में उपयोग होता है। ठीक। दूसरा चीज कि भारत में उत्पादित प्रथम प्लास्टिक क्या था? तो वो पॉलीस्टीरीन था। ठीक है, पॉलीस्टीरीन पॉलीस्टीरीन जो था वो भारत में उत्पादित प्रथम प्लास्टिक था। ठीक। अब प्लास्टीरीन फोम को क्या बोलते हैं? थर्मोकोल। जो थर्मोकोल आता है ना, जो बच्चे अपना काट कर वो सब बनाते हैं, ठीक है, या और भी इक्विपमेंट आता है उसमें रख के, तो थर्मोकोल होता है, प्लास्टीरीन फोम होता है। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि प्राकृतिक रबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर को आइसोप्रीन बोलते हैं। ठीक। और कृत्रिम रबर को नियोप्रीन बोलते हैं। ठीक है। नया कृत्रिम क्या चीज है? नया चीज है, तो नियोप्रीन हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अन्य कृत्रिम रबर बूना रबर भी होता है। ठीक। अब क्या होता है कि कुछ रबर ऐसे हैं जो तेल के प्रतिरोधी होती है, यानी कि तेल वाली सामग्री उसमें रखने के बाद भी वो रबर खराब नहीं होता। जैसे नाइट्राइल रबर, ये तेल प्रतिरोधी होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन में प्लाज्मा था, वही हमारा सही होता। ठीक है। अब देखते हैं, रक्त में दो चीज होता है, एक प्लाज्मा होता है जो 55 से 60% होता है, पूरी रक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी होता है, H2O। ठीक है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60%। और रुधिर कणिका होती है 40 से 45%। अब जो रुधिर कणिका 40 से 45% होती है, उस तीन तरह की होती है। आरबीसी, तो जो हमारा रुधिर कणिका है 40 से 45%, उसमें आरबीसी जिसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स होता है तीसरा, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखते हैं इन तीनों के बारे में। तो इरिथ्रोसाइट होता है लाल रक्त कणिका, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, गाल्जी काय भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ठीक है। लेकिन जो ऊंट होता है उसके रक्त में, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। अब इसका दिन कितने दिन तक जीवित रहता है रेड ब्लड सेल्स? तो 120 दिन में। और सब जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है, ल्यूकोसाइट्स, वो 3 से 4 दिन तक ही जिंदा रहता है। ठीक है। जो इसमें प्लेटलेट्स होता है 8 से 10 दिन तक जिंदा रहता है। अब काम क्या है इसमें? आरबीसी की कमी की वजह से क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकेमिया होता है, यानी कि अगर ज्यादा होगा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स तो ल्यूकेमिया होगा, और अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, लिम्फोसाइट कोशिका नहीं पाई जाती है, तब क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है? थक्का जमना बंद हो जाता है। ये रहा। और जो शरीर के अंदर ब्लड जो है नहीं थक्का जमता है, जैसे ही बाहर आता है वो थक्का जमने लगता है। तो हिपरिन जो होता है, जो शरीर के अंदर पाया जाता है, इसकी वजह से ब्लड जो होता है थक्का नहीं जमता है। इसको हेपरिन क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा था जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। ठीक है। सेल, सेल क्या होता है? यूनिट जो होता है वो संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है जीवन की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर संपर्क बल है, मतलब कि उसको हम संपर्क नहीं रखते हैं फिर भी वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो चुंबकीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया,
ये सब बल आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैर संपर्क बल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में चुंबकीय बल था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक, मतलब कि उस क्रिया के दौरान उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को तनुकरण करेंगे, यानी कि उसमें पानी मिलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगी। ठीक है, अगर बिना बुझा हुआ चूना है, यानी कि जो पहले चूना से क्या होता था, घर पेंट होते थे, तो उसमें जैसे ही पानी डालते थे तो उसमें से आवाज और उसमें से ऊष्मा हीट निकलती थी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बिना बुझे हुए चूने पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा छेपी है। अब अन्य उदाहरण क्या है, कोई भी क्रिया को न्यूट्रलाइज करेंगे तब हो जाएगा, बर्निंग ए सब्सटेंस को करेंगे तब, रिएक्शंस ऑफ फ्यूल्स, डिपोजिशन ऑफ ड्राई आइस, जिसे ड्राई आइस होता है उसको भी गलेगा तो वो होगा, रिस्पिरेशन सांस लेते हैं तो भी हमको क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर, अब H2SO4 को उसमें डाल देते हैं पानी, तो भी तो उसमें से निकलने लगता है ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, क्यों, तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, तब बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, ये मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनाएगा। ठीक, तो जो ये होता है, ये क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान बाई प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट में हमारा अगर वाटर है तो वाटर हो जाएगा, ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा, यानी कि दोनों बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो H2O है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 का क्या होता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं तो उसमें लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि प्रकाश के दौरान लाइट रिएक्शन होता है, तो ग्रेनम के अंदर होता है, जो पत्तियों के अंदर ग्रेनम होता है उसके अंदर होता है। ठीक, और डार्क रिएक्शन जब होता है, अंधकार जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमेटा के अंदर होता है, जो पत्तियों के अंदर होता है। तो ये पूछा जाएगा कभी कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ठीक है, अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में ज्यादा होती है, तो लाल रंग में सर्वाधिक होती है, और कम होती है तो हरे रंग में होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो वो होता है छोटी आंत। ठीक है, ये ऑप्शन में था छोटी आंत। अब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पूछे कि छोटी आंत किस भाग में, तो डेडुनम में, जो पहला छोटी आंत का भाग होता है ना, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, तो उसमें डेडुनम जो होता है उसी में जो यकृत है, लीवर से पित्त निकलता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है और फिर वो हमारे छोटी आंत के डेडुनम में छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, जो बहुत बहुत छोटा छोटा जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, तो जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपघटन या डिकम्पोजिशन। जैसे कोई हम ब्रेड है या रोटी है तो उसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसमें फफूंद लग जाती है, क्या लगती है, फफूंद, फंगी, फंगी लग जाती है, कुछ बैक्टीरिया लग जाएंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको खा के सड़ा के खत्म कर देंगे, तो उसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, अपघटन हो गया। तो अपघटक कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है फंगी, फंगस जो होता है वो होता है, और बैक्टीरिया होता है, दो ही होते हैं। वायरस जो है वो अपघटन का कार्य नहीं करता है, तो अगर ऑप्शन में आ जाए वायरस, तो अपघटन कार्य करता है तो नहीं, वायरस नहीं करेगा।
कौन करेगा, तो फंगी करेगी और बैक्टीरिया करेगी। ठीक है, तो दो ही जो है अपघटन का कार्य करते हैं, यानी कि अपघटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा था, परमाणु संरचना के पहले मॉडल कौन दिया था। तो सर्वप्रथम परमाणु संरचना का जो मॉडल दिए थे जे थॉमसन दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण क्या है। तो इसमें था AgNO3 सॉल्यूशन होता है और कॉपर मेटल, ये दोनों का जो उदाहरण है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें एक दूसरे क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। AgNO3 और प्लस Cu जो कॉपर मेटल है। ठीक है, तो इसमें AgNO3 की जगह Ag और NO3 हो जाएगा अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि टेस्ला के समतुल्य पूछा था। तो टेस्ला किसकी यूनिट है ये नहीं पूछा था। टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अब इसके बराबर क्या आता है, तो एक टेस्ला बराबर क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो एक टेस्ला ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होगा, यानी कि यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन भी बीपीएससी में पूछा था। तो इस तरह से 17वीं बीपीएससी के जो भी साइंस के क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट साथ आपको बताए हैं। और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। और जो हमारे चैनल पर और भी वीडियो उत्तर प्रदेश पीसीएस के भी साइंस और बाकी भी PIQ अच्छे से समझाया गया है सभी सब्जेक्टों को, तो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।